हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर 1 के बिजनेस कम्युनिकेशन के बीकॉम के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। सो बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आइडियाज़ को, फैक्ट को, मैसेजेस को, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ से जो चीज़ें मतलब शेयर करते हैं हम दूसरे लोगों के साथ, कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, या बाहर भी जो लोग रहते हैं। सो जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है, जब हम उसको शेयर करते हैं बाहर बिजनेस के या फिर इंटरनल, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसे कि ईमेल ईमेल बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय, नोटिस टू स्टाफ, एडवर्टीजमेंट टू कस्टमर, मीटिंग एंड डिस्कशन। सो ये सारा जो होता है ना, ये बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन के 7 सीज होते हैं: क्लैरिटी, कॉन्साइसेसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी, कंसिडरेशन। सो क्लैरिटी क्या होती है? मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्साइसेसनेस में मैसेज शुड बी शॉर्ट शॉर्ट होना चाहिए और एकदम मतलब फालतू की चीज़ें मत डालो उसमें, शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट रखो। ठीक है, कंप्लीट रखो मैसेज को, पूरा एकदम सही रखो। करेक्टनेस पूरा एकदम ऐसे सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ करेक्ट सही ग्रामर यूज़ होनी चाहिए और सारी चीज़ें सही तरीके से यूज़ होनी चाहिए। मैसेज जो है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। ये आपके प्रिंसिपल हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, कि आपको अगर कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिव बनाना है तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्क्रीटनेस, मैसेज शुड बी स्पेसिफिक एंड डेफिनेट। मैसेज जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। अवॉइड वैग्यू स्टेटमेंट, जो फालतू की स्टेटमेंट्स होती हैं जो मतलब उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, उसको अवॉइड करना चाहिए। जो सही चीज़ें होती हैं उन सबको रखना चाहिए। कर्टसी, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कंसिडरेशन, मैसेज शुड बी कंसिडर द रिसीवर नीड्स, फीलिंग एंड बैकग्राउंड। ठीक है, सो कंसिडरेशन भी होना चाहिए, वही जो आपका रिसीवर है उसके अकॉर्डिंग मैसेज को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? एक सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच सेंडर सेंड्स अ मैसेज टू रिसीवर। जो सेंडर होता है वो रिसीवर को मैसेज सेंड करता है एक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, सो इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? पहला, सेंडर, जो पर्सन, द पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। सो इसमें पहला प्रोसेस कौन आता है? ये आपको लाइन वाइज लिखना है। ठीक है, ऊपर नीचे मत करना, जैसा इसमें लिखा है वैसे ही। ठीक है, सो पहला होता है सेंडर, जो कम्युनिकेट करना चाहता है। सेकंड चीज़ आती है मैसेज। ठीक है, द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन या वो जो भी चीज़ शेयर करना चाहता है वो होता है मैसेज। इनकोडिंग, कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू वर्ड्स, मतलब कि उसके माइंड में था कि मुझे ये मैसेज भेजना है, अब वो उसको लिखेगा, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, सिंबल बनाएगा, साइन करेगा, जो भी करेगा। उस मैसेज को जो उसने भेजने के लिए सोचा था वो उसने इनकोड कर दिया, उसने लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया उसको। चैनल, अब वो ये सोचेगा कि मुझे ईमेल के थ्रू भेजना चाहिए, फ़ोन के थ्रू, मीटिंग के थ्रू या लेटर, क्या भेजना चाहिए। सो इसने चैनल भी डिसाइड कर लिया, मतलब किसके थ्रू वो मैसेज जाएगा, मीडियम। उसके बाद आता है रिसीवर, जो पर्सन उस मैसेज को रिसीव करेगा। फिफ्थ पे, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। सिक्स्थ है डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज, मतलब कि जिसने वो रिसीव किया है ना, वो उस मैसेज को समझेगा कि मैसेज है क्या, वो डिकोड करेगा कि इस मैसेज में लिखा क्या है और क्या करना है। सेवन्थ है फीडबैक। फीडबैक मतलब कि वो जो रिसीवर है वो अपना रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, कि भाई हाँ, रिस्पॉन्स गिवन बाय रिसीवर, कि मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, और अब हम इस काम को करते हैं। ये जो भी मैसेज आया है कि भाई मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। नॉइज़, ये आखिरी में, ये पूरे बीच में रहता है। ठीक है, पूरे मैसेज के बीच में रहता है। कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी जो भी इस कम्युनिकेशन के जो बीच में आता है ना, वो नॉइज़ होता है। ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम आ गई, स्ट्रेस प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कुछ उस बंदे ने मान लो उस मैसेज में कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दी जो उस बंदे को समझ नहीं आई, कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ कर दी, सो ये नॉइज़ हो गया। ठीक है, सो ये आपकी नॉइज़ हो जाती है कि जो डिस्टरबेंस आती है कम्युनिकेशन के बीच में। ये आखिरी में 8th पे लिखी है, पर ये इस पूरे कम्युनिकेशन के एकदम बीच में रहती है। ठीक है, इसको अलग से लिखा जाता है साइड में करके, सेंडर और फीडबैक के
बीच में सेंटर में दोनों को जोड़ के ऐसे नॉइस लिखा जाता है कि इस पूरे कम्युनिकेशन के बीच में नॉइस भी रहती है, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती रहती है। ठीक है, सो ये आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ये कुछ ये स्टेप्स हैं, इनको ऐसे याद कर लेना और लिख के आ जाना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकोडिंग मतलब कि जो उस बंदे ने मैसेज को सोचा उसको वर्ड में, सिंबल्स में, इनमें कन्वर्ट कर दिया, और डिकोडिंग मतलब वो जो मैसेज है वो रिसीवर ने समझ लिया, इंटरप्रेट कर लिया कि भाई इसमें लिखा क्या है। ठीक है, ये होता है इनकोडिंग डिकोडिंग, बाकी ये पूरा प्रोसेस है, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड इधर स्पोकन और रिटन। मतलब कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना वर्ड्स के थ्रू, या तो वो लिखित में हो या वो बोल के हो। अब जैसे मैं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ और लिखा भी हुआ है, सो मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, एक तो ओरल कम्युनिकेशन, एक रिटन कम्युनिकेशन। ओरल मतलब कि जो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ। ठीक है, ये फेस टू फेस भी हो, फेस टू फेस टॉक्स भी होती है, इसमें मीटिंग्स होती है। हम तो खैर फेस टू फेस इतना बात नहीं कर रहे हैं, पर आपके पास मैसेज जा रहा है, तो ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। और जो रिटन कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेट करना लिखित के थ्रू, लिख के कम्युनिकेट करना। ठीक है, मैनेजर है, वो 5-6 लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं और उनको समझा रहा है बात, फेस टू फेस समझा रहा है, ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। अब जो वो सारे एम्प्लॉय हैं वो घर पे चले गए, अब मैनेजर को कुछ मैसेज भेजना था, तो मैनेजर ने सबको व्हाट्सएप कर दिया, ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, सो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद फीचर्स क्या है, इसमें वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है। ये फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी। फॉर्मल मतलब जो ऑफिस में अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, सारी चीज़ें फॉर्मली लिखी रहती हैं। इनफॉर्मल इनफॉर्मल मतलब दोस्त की यारी की तरह, कि भाई ये काम कर दे मेरा, तू ये कर दे, बॉस के साथ थोड़ा ना ये बात करोगे ऑफिस में। सो ये होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, इसमें क्विक फीडबैक होता है ओरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि फेस टू फेस बात हो रही है तो वो तुरंत बताया था कि भाई मुझे समझ आया कि नहीं समझ आया। ठीक है, यूजफुल फॉर क्लियर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये सब इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंस भी आ सकता है, सो आप देख लेना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। आपने देखा होगा, आप जब कहीं जाना होता है आपको आपको बस रुकवानी होती है, ऑटो रुकवाना होता है, टैक्सी रुकवानी होती है, तो आप उसको हाथ दिखाते हो कि भाई रुक जा। ठीक है, वो क्या है, एक बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, एक मतलब एक सिंबल है कि भाई रुक जा, ऐसे हाथ दिखाना। ठीक है, सो ये क्या है, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है, क्योंकि भाई वो रोड पे से आ रहा है, क्या पता सुनाई दे ना सुनाई दे, तो आप हाथ दिखा के उसको रोकते हो। सो ये क्या है, एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वो बंदा आपकी बात को समझ जाता है कि हाँ भाई इसको टैक्सी रुकवानी है। ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आप वर्ड्स का, इन सब का यूज़ नहीं करते, बस बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, इन सब का यूज़ करते हो। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, वही आप किसी को हंस के दिखा रहे हो, जैसे होता है ना शादी में जाते हो हंस के दिखाते हो, हाँ भाई खुश हैं हम भी, ये सब। ठीक है, जेस्चर, हैंड मूवमेंट, नोडलिंग हेड, मतलब आप हेड को हिलाते हो कि हाँ सही, ये सब बोलने के लिए। पोस्चर्स हो गया आपका, कि आप सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में, ये सारी चीज़ें जो होती हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। आई कांटेक्ट करते हो आप, फेस टू फेस देखते हो, बातचीत करते हो, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो कॉन्फिडेंस शो करता है। बॉडी लैंग्वेज की, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप घबराए हुए हो, ठीक है, ये सब। पैरा लैंग्वेज भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब कि आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, अगर आप चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ भाई बंदा गुस्से में है या फ्रस्ट्रेटेड है, ये सब। अपीयरेंस की, आप कैसे, फिजिकल लुक कैसा है आपका, ड्रेस कैसी है, ग्रूमिंग कैसी है आपने, मतलब पूरा ओवरऑल आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप दिख कैसे रहे हो, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये भी आपको दिखाता है कि हाँ भाई मैं कितना कॉन्फिडेंस हूँ, ये सब। ठीक है, फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वही, इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करा जाता, इसमें एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए जनरली ये यूज़ होता है कि हाँ भाई मैं नाराज़ हूँ, मैं दुखी हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब ये नाराज़ दुखी वाले वर्ड हैं तो मैं इनको धीरे से बोल रहा हूँ, सो ये क्या है, ये एक तरीके से मतलब पैरा लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं टोन का यूज़ कर रहा हूँ, कभी हाई टोन बोल रहा हूँ, कभी धीरे बोल रहा हूँ। सो ये क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम जनरली फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत पावरफुल और फास्ट होती हैं। मतलब कोई आदमी गुस्सा है ना, वो आपके पास आकर बोलेगा भाई मैं तेरे से गुस्सा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ है बात नहीं है, लेकिन अगर वो चिल्ला के बोलेगा भाई मैं तेरे से गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा
तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, ऐसा। सो ये क्या है, ये गुस्से में बता रहा है, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसका दिमाग खराब है मेरे से, ठीक है, ऐसा कुछ। सो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक एग्जाम्पल है ऐसे ही, ठीक है। सो अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मतलब कि जब आप बातचीत करते हो, जब आप अपना कम्युनिकेशन करते हो, तो उसमें कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं जो आपको कम्युनिकेट करने से रोकती हैं, ठीक है। सो ये बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना, अच्छे से कराता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ बता के चलूंगा, बाकी एकदम क्लियर आपको समझ में आ ही रहा होगा, पॉइंट समझ में आ ही रहे होंगे क्या है। पहला है लिंग्विस्टिक बैरियर। दीज बैरियर्स अराइज ड्यू टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज से वो होती है प्रॉब्लम, मतलब कि आपका जो मैनेजर है ना, उसने पेपर पे कुछ हार्ड अजीब अजीब से टेक्निकल वर्ड लिख के दे दिए जो आपको समझ नहीं आ रहे। अब आप गूगल कर रहे हो इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका इसका क्या मतलब है। उससे क्या हो रहा है, ये एक लिंग्विस्टिक बैरियर है, ठीक है। आपका जो मैनेजर है उसने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बोल दिए आपसे, आपको समझाने के लिए। जैसे देखा होगा मीटिंग होती है, जो बाहर के जो लोग होते हैं वो ऐसे इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं कि आप जब उनके इंटरव्यू देखते होंगे तो बहुत सारी चीज़ समझ नहीं आती होंगी, क्यों, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल वर्ड और डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब। सो ये क्या है, एक लिंग्विस्टिक बैरियर है। फिर आपको भाई उनकी बात ही समझ नहीं आएगी, एकदम धीरे से आराम से, मतलब कुछ बेसिक इंग्लिश यूज़ करके बोलेंगे तो समझ में भी आएगा। अब एकदम हार्ड डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। सो ये भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर है, ठीक है। जैसे कि नीचे लिखा है, मैनेजर यूजेस टेक्निकल टर्म दैट एम्प्लॉयज डू नॉट अंडरस्टैंड। मैनेजर्स ने ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज़ करे कि एम्प्लॉय के सर के ऊपर से चले गए सारे, ठीक है। सो एक लिंग्विस्टिक बैरियर है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। दीज बैरियर्स अराइज ड्यू टू मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस ऑफ साइकोलॉजिकल ही है, हाँ। सो ये कौन से बैरियर्स होते हैं, जो साइकोलॉजी के आपके माइंड के ऊपर रहते हैं कि भाई एटीट्यूड एंड ओपिनियंस, इमोशन लाइक एंगर, फियर, स्ट्रेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि आप जो हो, आप अपने बॉस से फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप उसकी बात नहीं सुनोगे। सो ये आपकी मेंटल है ना, कि भाई आपका दिमाग खराब हो रखा है, आपके बॉस ने इतना परेशान कर रखा है, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे, ठीक है। बहुत बार लो कॉन्फिडेंस होता है कि भाई बॉस ने कुछ बोला, ठीक है, और मतलब 7 8 लोगों के सामने बॉस ने हमें कुछ बोला, हमें समझ नहीं आया, तो लोग दोबारा पूछने की हिम्मत ही नहीं करते। सो ये कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी होता है, ठीक है। पुअर लिसनिंग हैबिट्स, वही भाई वो जो बंदा होता है उसको, वो उसका ध्यान कहीं और रहता है, माइंड डाइवर्ट रहता है, तो उसके बाद जो मैनेजर बोल रहा है वो समझ भी नहीं पाता। अच्छी लिसनिंग स्किल है ही नहीं उसकी, हैबिट्स नहीं है, मेंटल फटीग, दिमाग से थोड़ा वो मतलब परेशान है, दुखी है एक तरीके से, ठीक है। और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है वो बंदा, तो भी वो समझ नहीं पाएगा, उसका ध्यान कहीं और रहेगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दवाई लेनी पड़ेगी, ये सब। सो ये क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। लिंग्विस्टिक बैरियर समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब आगे करते हैं। और आप अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल बैरियर्स। दीज बैरियर्स अराइज ड्यू टू पर्सनल डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। भाई जो सेंडर है और रिसीवर है, उन दोनों के बीच में ना कुछ तो गड़बड़ हो रखी है, या तो दोनों के बीच में लड़ाई हो रखी है, ठीक है। अब मान लो होता है ना कि बॉस के और एम्प्लॉय के बीच में कुछ वो हो रही है लड़ाई, और एम्प्लॉय को कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है पर वो देगा नहीं जाके बॉस को, भाई मैं क्यों दूं, मैं तो उससे बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये सब। सो ये होते हैं इंटरपर्सनल बैरियर जो सेंडर और रिसीवर के बीच में आते हैं। या तो जो बॉस है वो ईगो में रहेगा कि मैं जो कंपनी में नया इन्फॉर्मेशन आई है कि किसी भी एम्प्लॉय को नहीं बताऊंगा, मेरा दिमाग खराब करके रखते हैं सारे, इनको मैं कुछ बताने का ही नहीं। सो ये क्या है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो पर्सनल डिफरेंस होता है ना, उसकी वजह से इंटरपर्सनल बैरियर क्रिएट होता है। हो सकता है दोनों का जो मतलब रिलेशन हो, खराब हो, कि भाई मैनेजर और बॉस की आपस में, वो बॉस की और एम्प्लॉय की आपस में वो रखी हो, लड़ाई हो रखी हो, पुअर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, एक दूसरे ईगो भी हो सकता है भाई, कि मैं, मेरी ईगो पे बात आ गई, मैं तो नहीं बता रहा उसको कुछ भी, मैं तो बात ही नहीं कर रहा उससे। ये क्या होते हैं, ये इंटरपर्सनल बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट है कल्चर बैरियर, कि भाई कल्चर का डिफरेंस हो गया, कि जो बंदा, मैं नॉर्थ से हूँ मान लो, वो बंदा साउथ से है, तो उसका एक्सेंट अलग है। कोई साउथ कैसी किसी ऐसे स्टेट में है जहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, वो बंदा इंग्लिश बोल रहा है, हो सकता है उसकी जो एक्सेंट है वो अलग हो, बोलने का तरीका अलग हो, उसका ढंग अलग हो। ऐसा हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज में जो वर्ड यूज़ होते हैं वो मुझे गाली लगे, जैसे देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पे, है ना। सो ये सब क्या होता है, कल्चरल बैरियर्स होते हैं,
ठीक है, कि भाई उसका बोलने का स्टाइल अलग है, वो बातचीत करने का अलग है, वो धीरे से क्या पता बात करता है, मुझे ऊंचा सुनने की आदत है। सो ये सारे जो बैरियर्स होते हैं ना, कल्चरल बैरियर्स, की उसके यहाँ कल्चर कैसा है, किस किस कल्चर में वो पला बड़ा है, वो सारी उस पे बातचीत। जैसे कि आप देखो गांव की लैंग्वेज अलग होती है, शहर की अलग होती है। सो ये सारे क्या होते हैं, कल्चर बैरियर्स होते हैं जहाँ ये रहते हैं, ये सब इनका कल्चर कैसा है, सोशल बैकग्राउंड कैसा है, वो भी बहुत कुछ अफेक्ट करता है। जैसे कि कोई इशारे में, यहाँ नॉर्थ में इशारे में कुछ और कहने का मतलब हो, वहाँ कुछ और, वो कोई कुछ और समझ जाए कि भाई मुझे ये इसे गंदे इशारे क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या पता वो इशारा कुछ और हो उसका मतलब। सो ये भी एक कल्चर बैरियर आ जाता है। ठीक है, अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब कि इन्वायरमेंट और फिजिकल कंडीशन। भाई आप ऐसी फैक्ट्री में काम करो जहाँ घड़ घड़ मशीन के पूरे टाइम रहती है, ठीक है, आप हो जाओगे परेशान। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जा रहे हो ट्रैफिक में, सडनली किसी का फ़ोन आ गया, आप बोलते हो कि भाई ट्रैफिक में हो, हॉर्न की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, घर जाके बात करता हूँ। सो आपके कम्युनिकेशन में जो बैरियर है ना, वो आपका इन्वायरमेंट है कि आप कहाँ पर बातचीत कर रहे हो। ठीक है, नॉइज़ आ रही है बैकग्राउंड में से तो आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। सपोज़ आपने कोई मैसेज भेजा और पीछे से आवाज़ें आ रही है, या जो सिग्नल है वो कट हो रहा है बार बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंडर जो है, सेंडर और जो रिसीवर है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, हो सकता है बार बार सिग्नल कट हो रहा हो, तो कुछ और चीज़ें हो रही है, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो नहीं पाता है। किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। किसी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, वो आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, पर मशीनों की आवाज़ इतनी है कि बात ही नहीं कर पा रहे। सो ये क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है कि भाई अगर मैनेजर से बात करनी है तो पहले उससे नीचे लेवल पे जो है उससे बात करो, फिर उससे नीचे जो उससे बात करो, फिर उससे नीचे जो है वो मैसेज भेजेगा, तो मैसेज ऊपर तक मैनेजर तक पहुंचने पहुंचने में पता नहीं कितने टाइम लग जाएगा, इतने में तो सारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सब। सो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है कि भाई कोई इम्प्लॉई है, कोई वर्कर है, वो डायरेक्ट जाके मैनेजर से बात नहीं कर सकता। कैसे उसकी हिम्मत होगी बात करने की, वो पहले अपने सबॉर्डिनेट को या अपने मतलब अपने सबॉर्डिनेट को नहीं, अपने बड़े बंदे को बताएगा, जो उसके ऊपर है, जो उसके ऊपर काम करता है उसको बताएगा, वो उसके ऊपर बताएगा। ये है। सो ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अराइज हो जाता है। ठीक है, लोग बात नहीं करते, ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि भाई जो वर्कर है वो मैनेजर के रूम में नहीं जा सकता, पहले उसे किसी और को बताना पड़ेगा, फिर किसी और को, फिर किसी और को। इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है डिले। वर्कर को कुछ इंपॉर्टेंट काम बताना है सेफ्टी से रिलेटेड कि सर हमारे यहाँ जो हेलमेट है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो ये बात बॉस तक जाते जाते क्या पता एक दो के चोट भी लग जाए। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को देर से पहुंचाने में बहुत ज़्यादा लेट कर देता है, मतलब देर से मैसेज जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की वजह से। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स रेगुलेशन ही ऐसे बना रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन। देखो ई कम्युनिकेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेशन का यूज़ करना जैसे कि डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके थ्रू मैसेजेस को एक्सचेंज करना, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे, मैसेजिंग ऐप्स हो गए, सोशल मीडिया, इनके थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, ये होता है ई कम्युनिकेशन। जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिकल जो मीडिया होती है उसका यूज़ करके जो आप मैसेज को शेयर करते हो, वो होता है ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, भाई कम्युनिकेशन जल्दी हो जाता है, एक मैसेज डालो तुरंत पूरी टीम के पास पहुंच जाता है व्हाट्सएप पे। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, भाई पेपर पे लिखना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, फिजिकल मीटिंग करवानी पड़ेगी, इसमें खर्चा आ जाएगा, इससे बढ़िया व्हाट्सएप पे डालो सबके पास पहुंच गया। ग्लोबल रीच, यहाँ बैठे बैठे आप पूरे दुनिया में कहीं भी किसी को मैसेज कर सकते हो जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल है और ये कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल है, मतलब मीडिया अवेलेबल है। ये बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है। क्यों, क्योंकि अब मान लो कोई वर्कर है, उसको मैसेज शेयर करना है मैनेजर को, तो पूरी की पूरी मैनेजर ने एक ग्रुप बना दिया अलग, जिसमें ऊपर मैनेजर भी है, सारे वर्कर है नीचे, तो वर्कर को जो भी दिक्कत होगी वो वीडियो बना के डाल देंगे, मैनेजर के पास अपने आप चला जाएगा मैसेज। ये हो गया बेटर, वो हो जाएगी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्ड, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा, इससे बात आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे डिपार्टमेंट। 24/7 अवेलेबिलिटी वही है, व्हाट्सएप पूरे टाइम चलता रहेगा, तो वर्कर को चिंता लेने की बात भी नहीं है कि भाई मैनेजर आएगा बात करेंगे। भाई
रात के 9 बजे मैसेज डाल दो, 10 बजे डाल दो, 11 बजे डाल दो, जब मन आए तब डाल दो, पूरे टाइम अवेलेबल है। ठीक है, ये होता है ई कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंस। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है, आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और दिख रहा होगा काफ़ी आसान है पूरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ये फ़ायदे नुकसान, कम्युनिकेशन कैसे करें, कैसे हो सकता है अच्छा, ये सब। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। भाई बिजनेस कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा, सोशल मीडिया का क्या रोल होगा? भाई फास्ट कम्युनिकेशन हो पाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा, एम्प्लॉय कस्टमर मैनेजमेंट इन सबको जो टेक्नोलॉजी है वो आपस में कनेक्ट करके रखेगी। ग्लोबल बिजनेस कर पाओगे, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, टीम वर्क होगा, डॉक्यूमेंट आप रख पाओगे। मान लो व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ बात मान लो किसी एम्प्लॉय ने बॉस को कुछ बात बोल दी, ठीक है, और बॉस ने कहा कि इसने तो मुझे कुछ गलत बोला है, जबकि वर्कर ने नहीं बोला। ठीक है, सो वहाँ पर वो फंस जाएगा। लेकिन वही बात वो अगर उसने व्हाट्सएप पे लिख के भेजी होगी तो मैसेज का वो होगा ना रिकॉर्ड, तो वो उसको डॉक्यूमेंट कर लेगा कि भाई ये है इसका रिकॉर्ड मेरे पास, मैंने तो कुछ ऐसा बोला भी नहीं था, जो ये मुझे बाहर निकालने में लगा पड़ा है बेमतलब में। सो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है बिजनेस कम्युनिकेशन में, जल्दी हो पाता है, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हेल्प मिल जाती है, एम्प्लॉय को, कस्टमर को, मैनेजमेंट को, सबको आपस में जोड़ के रखती है टेक्नोलॉजी। इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन वही आप देख सकते हो, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव। टाइम बचाती है, टेक्नोलॉजी जो होती है, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ये सब क्या करते हैं, टाइम बचाते हैं भाई। अब आप क्या करोगे, पहले मैसेज डालोगे कि मीटिंग है, फिर एम्प्लॉय आएंगे, सब बैठेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, फिर मीटिंग होगी। इससे अच्छा तो मैसेज पे सारी बात बताए के बाद ख़त्म करो। ठीक है, या जूम मीटिंग कर लो घर बैठे बैठे। सो ये टाइम भी बचाएगी और खर्चा भी बचाएगी। सो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव्स। आसान है, नेगेटिव में क्या हो गया, ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है टेक्नोलॉजी पे, सारा काम फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करने लगते हैं, इन्फॉर्मेशन हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे क्या करते हैं, किसी ने एक बात बोली, फिर वो उसको बोलेगा, फिर वो उसको बोलेगा, इससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सो आगे करते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये मैं बता ही चुका हूँ कि नॉन वर्बल होता क्या है, जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ ना करके आप बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट का, जेस्चर का, एक्सप्रेशन का, इन सब का यूज़ करते हो। ठीक है, ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आता है बॉडी लैंग्वेज और किनेसिक्स। ठीक है, ये दो हैं, भी आगे भी करते हैं और दो। सो पहले है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब कि बॉडी लैंग्वेज मीन्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड एटीट्यूड थ्रू फिजिकल मूवमेंट, कि आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, इंक्लूडिंग पोस्चर, जेस्चर, कि आप भाई कैसे खड़े हो, आप थोड़े घबराए हुए खड़े हो, मतलब एकदम क्लोज या ओपनली थोड़ा खड़े हो, सो कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस। तो ये जो आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, ये कॉन्फिडेंस बताता है कि है कि नहीं है, आप घबराए हुए हो ज़्यादा। सामने वाले बंदे के इमोशन को समझने में हेल्प करता है। और आपने देखा होगा जब कोई मोटिवेशनल वो होता है, स्पीकर होता है, वो स्टेज पे आता है, कैसे अपने हाथों को हिलाता है वो। ठीक है, अपने एक्सप्रेशन देता है, इमोशन को डालता है अपने, मतलब अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज में। सो उससे क्या होता है, उसका जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, सो ये सारी बॉडी लैंग्वेज में ये सब आता है। स्टैंडिंग स्ट्रेट शो कॉन्फिडेंस, मतलब एक बंदा सीधा खड़ा हुआ है, एकदम एकदम तन के खड़ा हुआ है, सो ये कॉन्फिडेंस बताता है। लेकिन एक बंदा आर्म फोल्ड करके ऐसे आराम से थोड़ा डरा डरा सहमा सा खड़ा हुआ है, सो ये क्या बताता है कि भाई वो बंदा घबराया हुआ है थोड़ा सा, ऐसा कुछ। ठीक है, सो होता है बॉडी लैंग्वेज। और किनेसिक्स में क्या आता है, इज अ स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, मतलब बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन की स्टडी करना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐसे, मतलब जैसे एकदम करेक्ट नहीं पता, जैसे कहते हैं ना कि अगर राइट की तरफ देख के बोल रहा है वो, मतलब आंखें उसकी राइट की तरफ, ऊपर की राइट के ऊपर की तरफ हो रही हैं, तो वो सोच रहा है, झूठ बोल रहा है, मतलब ऐसा कुछ होता है ना। सो किनेसिक्स क्या होती है, एक बॉडी मूवमेंट की और फेशियल एक्सप्रेशन की स्टडी होती है कि भाई अगर बंदा ऐसे करता है मूवमेंट को तो उसको क्या कहते हैं, अगर वो आंखों को नीचे करता है या आंखों को उस तरफ देखता है तो उसका क्या मतलब होता है, वो क्या सोच रहा है। सो ये एक स्टडी होती है फेशियल एक्सप्रेशंस की और बॉडी मूवमेंट्स की। इसमें आई कांटेक्ट, कि भाई उसका आई कांटेक्ट कैसा है, या फिर वो आंखें मिला नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ। सो ये होता है किनेसिक्स। इसमें क्या आता है, कम्युनिकेट इमोशन क्लियरली, इमोशंस क्लियरली, मतलब इससे इमोशंस पता लग जाते हैं बंदे के कि वो कैसा है। वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नॉडिंग हेड शोज एग्रीमेंट। सो ये सब होता है
किनेसिक्स में, ठीक है। सो मतलब एक तरीके से कि सामने वाले बंदे की बॉडी मूवमेंट कैसी है, उसके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, वो कैसे हाथ मिला रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे बॉडी को मूव कर रहा है, ठीक है। ये सारी स्टडी जो होती है ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोक्सिमिक्स, ठीक है। सो ये नॉन वर्बल के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि ये थे, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज और किनेसिक्स, और एक ही हो गया तीसरा प्रोक्सिमिक्स, ठीक है। प्रोक्सिमिक्स रेफर्स टू यूज ऑफ फिजिकल स्पेस एंड डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इंटीमेट डिस्टेंस, पर्सनल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, पब्लिक डिस्टेंस। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक्टर होता है उससे कोई फ़ोटो खिंचाने जाता है तो बहुत चिपक जाता है उसके पास, कोई फीमेल एक्ट्रेस होती है तो उसके पास कोई उसका फ़ैन फ़ोटो खिंचाने जाता है तो बहुत चिपकने की कोशिश करता है। सो इससे क्या होता है, आपने देखा होगा वो जो एक्टर होती है वो थोड़ा दूर हो जाती है। सो वो एक सोशल डिस्टेंस टाइप कह लो आप, या पर्सनल डिस्टेंस, जो उसका पर्सनल स्पेस है उसको रखती है कि भाई ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश मत कर, ठीक दूर रहे, फ़ैन की तरह रहे, ठीक है, जैसे तू मेरा फ़ैन है इसी तरह रहे, ठीक है, ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश मत कर। सो ये कुछ डिस्टेंस, फिजिकल स्पेस और डिस्टेंस का यूज़ करा जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब बहुत बार बंदा पास में आके बोलता है, समझाता है, तो उसका मतलब कुछ और होता है। दूर से खड़ा हुआ कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, दूर डिस्टेंस पे, सो उसका वो भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो ये होता है। अब कोई बहुत पास में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं तो ये रिलेशन भी बताता है कि भाई फैमिली भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई ज़्यादा पास में तो वेरी क्लोज भी हो सकता है, दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हैं वो पर्सन। सो ये रहता है। अफेक्ट्स दी कंफर्ट लेवल, जैसे कि मैंने बताया कंफर्ट लेवल को भी अफेक्ट करता है। भाई कोई एक्टर है उसके पास कोई उसको फ़ोटो खिंचाने गया, बहुत चिपक गया उससे, सो इससे क्या होता है कंफर्ट लेवल में उसका अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो एक्टर थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील करती है। सो एक पर्सनल स्पेस बना के रखनी चाहिए। एग्जाम्पल मेंटेनिंग प्रॉपर डिस्टेंस इन ऑफिस मीटिंग, जैसे कि ऑफिस मीटिंग्स होती हैं तो मतलब जैसे कोई बॉस अपनी अपने कुछ एम्प्लॉय को कुछ समझा रहा है, मान लो कोई मेल एम्प्लॉय है, मेल बॉस है, और वो फीमेल कुछ एम्प्लॉय को समझा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत पास आके उसे समझा रहा है, मतलब वेरी बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, ये सब। पैरा लैंग्वेज वही टोन ऑफ वॉइस, स्पीच वॉल्यूम यूज़ करना, कि भाई एकदम से कोई चिल्ला के बोल रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा गुस्से में हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर बहुत धीरे धीरे बोल रहा है तो शांत से बात करना चाहता है। पिच भी वही हाई पिच लो पिच होती है जो। वॉल्यूम, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, की भाई कोई तेज तेज बोल रहा है, ठीक है, या कोई धीरे धीरे बोल रहा है, या फिर पॉज लेके बात करता है, साइलेंस लेके बात करता है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, पैरा लैंग्वेजेस में आती है, ठीक है। कोई बात कर रहा है ना आपसे, और वो एकदम से आपसे अच्छे से बात कर रहा है, नॉर्मल धीरे धीरे समझा रहा है आपको, इसका मतलब वो थोड़ा बंदा आपके साथ घुल मिल सा गया है, ऐसा कुछ। लेकिन कोई जैसे टीचर्स होते हैं चिल्ला के बात करते हैं, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इधर आ। सो ये क्या है, ये बताता है कि वो भाई मूड में नहीं है, अच्छे मूड में नहीं है, ठीक है, वो चिढ़ा हुआ है हमसे, ऐसा होता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, इससे आपका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है। आप जब बात करते हो तो किसी से आप अच्छे से प्यार से बात करते हो, अपना एक्सप्रेशन अपनी फीलिंग्स दिखा के बात करते हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, सामने वाला बंदा सुनता भी है, ठीक है। ये होता है पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, वही ध्यान से, एबिलिटी टू केयरफुली हियर, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू द मैसेज ऑफ द स्पीकर। मैं आपको कुछ बात समझा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो, और रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो कि हाँ भाई मुझे ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब आपकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो अच्छी हैं। कमेंट करके बताना कि लिसनिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं कि नहीं है, ठीक है। सो इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स ये होती हैं कि भाई आपको समझ में आ पा रहा है जो सामने वाला बंदा बोल रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला बंदा अच्छे से ना समझा पा रहा हो, ठीक है, पर आप भी कोशिश कर सकते हो अच्छे से समझने की वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। अगर सामने वाले बंदे की बात किसी को समझ नहीं आ रही हो, आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है, आप समझ पा रहे हो कि वो कहना क्या चाहता है, ये सब। प्रिंसिपल क्या होते हैं, वही आपको अटेंटिव रहना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में जो होते हैं ना, लेट द स्पीकर कंप्लीट द, वही कि बीच बीच में बात को काटो मत, पहले उसको बोल लेने दो अच्छे से, फिर आप बोल लेना आराम से। ये सब कुछ प्रिंसिपल होते हैं इफेक्टिव लिसनिंग के, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंड रहो, ये नहीं कि कोई बात है वो कहना नहीं चाह रहा है, आप घुमा फिरा के बोल रहे हो, क्लियर बोलो भाई, ये बात है सिंपल सी। शो इंटरेस्ट, कि भाई उससे अगर कोई बात बोल रहा है, ठीक है, मान लो आपको आपका जो फ्रेंड है वो आपसे बात कर रहा है,
और आप कहीं और देख रहे हो, ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड है उसको माइंड में जाएगा ये तो सुन नहीं रहा मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सबको इंटरेस्ट भी शो करना चाहिए, उसकी आंखों में देखो भाई, बातचीत करो कि हाँ भाई हाँ सही कह रहा है तू ये सब, ठीक है, आप अपना मतलब हेड हिला सकते हो कि हाँ भाई सही बात है तेरी ये सब। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन, जो भी आपने कम्युनिकेशन हुआ है इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो फिर उसको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई इसको मेरी बात समझ में आई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। प्रोवाइड फीडबैक, आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई हाँ हमें सब कुछ समझ में आ गया, थैंक यू, ऐसा। इंपॉर्टेंस क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव लिसनिंग के, इससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, ट्रस्ट और रिलेशनशिप बनता है, बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है। भाई बाहर आपकी मीटिंग चल रही थी, आपके बॉस ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, आपने सारी समझ ली, सारा कुछ समझ में आ गया, आपने लिख भी लिया, सो इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाएगी, आपका रिलेशन बनेगा बॉस के साथ कि हाँ भाई ये बंदा सुनता है मेरी बात, ये सारी बात समझता है, ठीक है, ये सब। और एफिशिएंसी बढ़ेगी वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करते हो, ये सब। सो ये क्या है, इफेक्टिव ऑफ लिसनिंग, मतलब कि आपकी ओवरऑल लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज क्या होती है, बिजनेस लैंग्वेज रेफर्स टू द फॉर्मल क्लियर एंड प्रोफेशनल यूज ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन द बिजनेस कम्युनिकेशन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मतलब कि बिजनेस में जो आप फॉर्मल क्लियर प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करते हो कम्युनिकेट करने के लिए, वो बिजनेस लैंग्वेज होती है। जैसे कि ईमेल आप लिखते हो, आपने मान लो आप व्हाट्सएप पे लिखते हो, ठीक है, आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हो अपने दोस्तों को कि हाँ भाई कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब। यही चीज़ आप अपने बॉस को नहीं लिख सकते, ठीक है, बिजनेस में नहीं लिख सकते, आप अपने एम्प्लॉय को, अपने मैनेजर को ये बात नहीं लिख सकते ऐसे, आपको प्रॉपर इंग्लिश और अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, अच्छे वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। सो बिजनेस लैंग्वेज ही होती है। फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस लैंग्वेज के, भाई देखो, फॉर्मल होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, यारी दोस्ती का कुछ बातचीत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सादा सर करके, या जो भी आप बात करते हो पर अच्छे से रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। बिजनेस में फॉर्मल होना चाहिए कम्युनिकेशन, ये नहीं ओ भाई क्या कर रहा है सब बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, सिंपल और ईजी होना चाहिए, भाई जो आप लिख के भेज रहे हो वो आपको समझ में सिंपल होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, फैक्चुअल बेस पे होना चाहिए, ठीक है। पोलाइट और मतलब पोलाइट और बहुत ज़्यादा आपको सिंपल रहना पड़ेगा, पोलाइटली बात करनी पड़ेगी तभी काम बनेगा, ठीक है। बिजनेस में यही होता है, पोलाइटली बात करके ही आप काम कर सकते हो। रियल वर्ल्ड भी ऐसी काम करता है कि भाई पोलाइटली आप किसी से बात करोगे, समझाओगे अपनी बात, तो वो बंदा समझता है बातों को, ठीक है, और ना समझ आए तो फिर तो दूसरे रास्ते होते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, भाई क्लियर कम्युनिकेशन होता है, कि ये बिजनेस लैंग्वेज इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन क्लियर हो। प्रोफेशनल इमेज, भाई आप जब बात करते हो अपने अपने मैनेजर से अच्छे से बात करते हो तो एक आपकी ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि हाँ भाई ये बंदा सही है, एकदम अच्छे से बात करता है, एकदम रिस्पेक्टफुली बात करता है, बहुत पोलाइट बंदा है, सारी बात समझता है मेरी। सो एक अच्छी इमेज भी क्रिएट होती है, ठीक है। सपोर्टिव एक्टिव डिसीजन मेकिंग, वही डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। बिल्ड बिल्ड गुड बिजनेस रिलेशनशिप, वही कस्टमर एम्प्लॉय, आप कस्टमर के साथ अच्छे से पोलाइटली बात करते हो तो वो कस्टमर भी बार बार आपके यहीं आता है कि हाँ भाई ये बंदा है असली, ये अच्छे से बात करता है, ये मेरी चीज़ों को समझता है, जो मुझे चाहिए प्रोडक्ट वो ये ला के देता है मुझे, ऐसा। हेल्प इन लीगल सेफ्टी, वही जब आप प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करते हो ना, तो जैसे कि आपने देखा होगा बातचीत में आप किसी को कुछ हल्की सी चीज़ बोल दो, अबे क्या कर रहा है तू, फिर वो पता है क्या बोलेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि तुमने उसने करा क्या, वो ये बोलेगा तूने तू कैसे बोला, तूने तू कैसे बोला, यही बोलता रहेगा वो, ठीक है। सो इससे क्या होता है, लीगल सेफ्टी मिलती है, जब आप एक एक चीज़ सोच समझ के बोलते हो ना, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती आपसे लड़ाई करने के लिए, सो लीगल डिस्प्यूट्स भी अवॉइड करे जाते हैं, ठीक है। ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज। नेक्स्ट है ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। ओरल प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्मल स्पोकन कम्युनिकेशन इन विच स्पीकर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, आइडियाज और ओपिनियंस बिफोर एन ऑडियंस यूजिंग स्पोकन वर्ड एंड समथिंग विजुअल एड्स। मतलब कि ओरल प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, जब कोई भी आता है प्रेजेंटेशन, पीछे पीपीटी चलती रहती है, कुछ इमेज दिखा देते हैं, वो चार्ट दिखा देते हैं, वर्ड लिखे रहते हैं, जब ये सब करते हैं पूरा, इसको ओरल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अपनी बातों को, इन्फॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंटेशन के थ्रू शो करते हैं, क्यों, क्योंकि लोग ना बोले हुए बातें तो बोली हुई बातें तो समझ में आएंगी ही आएंगी, प्लस अगर पीछे कुछ दिखा देंगे ना, कुछ चार्ट बने हुए ये सब बने, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ये होता है ओरल प्रेजेंटेशन।
जैसे कि बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है, सेमिनार होते हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होते हैं, ये सारा कुछ ओरल प्रेजेंटेशन में आता है। इम्पोर्टेंस क्या होती है, वही एक ही चीज़ आप ये सोचो कितनी जगह लिखी हुई है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बेटर इंटरेक्शन होगा, परसुएशन टूल हो गया, ठीक है, मतलब अपनी ऑडियंस को कन्विंसिंग, हेल्प्स इन कन्विंसिंग ऑडियंस। जब आप पीछे चार्ट दिखाते हो, वीडियो चलाते हो, इमेज चलाते हो, तो आपके जो कस्टमर हैं वो भी कहते हैं हाँ भाई यार क्या मस्त प्रोडक्ट है, यूज़ करके दिखाते हो आप, वीडियो में दिखा रहे हो यूज़ करके, तो ऑडियंस को भी कन्विंस कर पाते हो आप। टाइम सेविंग होता है, ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन पीछे भी लिखी रहती है, चार्ट पे भी लिखी रहती है, आप समझाते रहते हो, टाइम सेव होता है, नहीं बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ऐसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड ओरल प्रेजेंटेशन के, क्लियर होनी चाहिए कि भाई पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर, कि भाई हम ये प्रेजेंटेशन कर क्यों रहे हैं। वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मतलब सारा कंटेंट जो भी होता है, बॉडी कंक्लूजन सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है ताकि सबको समझ में आ जाए। प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन, क्लियर टोन पिच, ऐसा नहीं होना चाहिए माइक पे अजीब सी चू टू की ऐसी सी आवाज़ें आ रही हैं। एकदम क्लियर टोन पिच वॉल्यूम सब कुछ एकदम सही होना चाहिए ओरल प्रेजेंटेशन में। कॉन्फिडेंस ऑफ द स्पीकर, भाई स्पीकर जो है वो कॉन्फिडेंसली भी होना चाहिए कि भाई जिससे सब लोगों की सब, जब कोई बंदा कॉन्फिडेंस होता है ना, तो ऑडियंस होती है ना उसको, उस पर भरोसा होता है कि भाई देखो सामने बंदा खड़ा होकर कैसे बात कर रहा है, सो हमें इस पर भरोसा है, ऐसा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ओरल प्रेजेंटेशन, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन के, ओरल प्रेजेंटेशन के, ठीक है। सो अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमो भी बोलते हैं इसको। अ मेमोरेंडम कॉमनली कॉल्ड मेमो इज अ शॉर्ट रिटन मैसेज यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। ये एक छोटा लिखा हुआ मैसेज होता है जो इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। इसमें इन्फॉर्म किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है या रिमाइंड करा जाता है एम्प्लॉयज़ को, मतलब एक छोटा सा मैसेज होता है बहुत, इसको मेमोरेंडम बोलते हैं। पर्पस क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना, इंफॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करना, या कोई अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है, ये सब। या एम्प्लॉय को कुछ रिमाइंड कराना है कि भाई आखिरी डेट आ रही है, आपको सारा काम करना है, ठीक है। ये होता है पर्पस ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम समझ में आ गया, एक छोटा रिटर्न मैसेज जो इंटरनल, बस इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर ही यूज होता है ये। फॉर्मेट क्या होता है इसका मेमोरेंडम का, टू होता है, रिसीवर होता है जिसको भेजना है, सेंडर होता है, डेट होती है, सब्जेक्ट और बॉडी, बेसिक छोटा सा कंटेंट होता है क्योंकि छोटा सा ही लेटर होता है, एक छोटा सा मैसेज होता है, इसके अंदर यही छोटा सा कंटेंट रहता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, ये भी आप लिख के आ सकते हो। अगर मेमोरेंडम आ जाता है 15 नंबर में आ जाता है ना, ये सारी चीज़ें लिख के आ सकते हो आप। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरेंडम, वो इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज होता है, फॉर्मल एंड क्लियर मैनर में लिखा जाता है, शॉर्ट होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, फालतू कुछ बात लिखी नहीं होती, एकदम शॉर्ट सिंपल, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर सैल्यूटेशन, वही डियर, रिस्पेक्ट सर, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती, टू और फ्रॉम ये सब लिखा रहता है बस, ठीक है। डज नॉट नीड सिग्नेचर एट द एंड, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैसेज सिंपल सा लिखा रहता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरेंडम का, ठीक है, या फीचर्स कह सकते हो आप इसको। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, फाइंडिंग, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन इन अ रिटन फॉर्म, ठीक है, फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड रेफरेंस। सो एक रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, आप रिपोर्ट लिखते हो, आपने कोई नई नई रिसर्च करी, आपने कुछ फाइंड करा कि भाई ये करने से ये हो जाता है, ये रिएक्शन आता है, ठीक है, ये जो भी है, ये सब आपने एक रिपोर्ट लिखी। इसमें एग्जांपल हो गया सेल्स रिपोर्ट हो गया, आपकी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, आपने सेल्स रिपोर्ट बना के दे दी अपने बॉस को कि भाई इतनी सेल्स हुई है, इस इलाके से इतनी हुई है, इस इलाके से इतनी हुई है, इसने इतनी सेल्स करी है, ये सब। रिपोर्ट राइटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली, कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली प्रेजेंट हो सके, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके, एनालाइज प्रॉब्लम एंड सिचुएशन। रिपोर्ट इसलिए लिखी जाती है ताकि प्रॉब्लम और सिचुएशन को एनालाइज करा जा सके। जैसे कि सेल्स रिपोर्ट आ गई तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ इस जगह पे सेल्स कम हो रही है, तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं। टू गिव रिकमेंडेशन, ठीक है, ये आती है। इक्विटी रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, ठीक है, ये सारी बनाई जाती हैं, कंपनी के ऊपर बना देते हैं रिपोर्ट कि भैया आप ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी इतनी अच्छी है, ये कंपनी ऐसी है, ये सब प्रॉब्लम्स है, ये सब इसमें इसका फ्यूचर ग्रोथ है, आप इसका शेयर बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ऐसी रिपोर्ट बनाई जाती हैं, ये सब होती हैं।
और ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिपोर्ट का कि ऑफिशियल रिकॉर्ड भी मेंटेन रहे, ठीक है। सेल्स की रिपोर्ट सारी की सारी एक जगह जमा रहेगी तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बना रहेगा कि हाँ भाई हमने इतनी सेल्स करी थी। ये सब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मल रिपोर्ट होती है, इनफॉर्मल होती है, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट में आपका क्या हो गया, एनुअल रिपोर्ट, आपकी रिसर्च रिपोर्ट हो गई। और इनफॉर्मल में क्या हो गया, ऑफिस मेमो रिपोर्ट, वही कि भाई ये मेमो रिपोर्ट बनाई थी, ये मेमो भेजे थे, ये सारी रिपोर्ट है, ठीक है। ये सारी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि रूटीन रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट भी होती हैं जो वीकली भी आती हैं, जो क्वार्टरली भी आती हैं, जो मतलब कि हर महीने देनी होती है, हर हफ्ते देनी होती है, हर दिन देनी होती है, ऐसी भी रिपोर्ट्स होती हैं जो रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं। एक आता है स्पेशल रिपोर्ट, जो कि एक्सीडेंट हो गया, कोई कोई इंक्वायरी हो गई, उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई जाती है। एक कंपनी के अंदर एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, उसके ऊपर जो पूरी रिपोर्ट बनाई कि भाई कब लगी, किस टाइम लगी, कैसी लगी, ये सब, ये होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। एक होता है एनालिटिकल रिपोर्ट। इंफॉर्मेशनल मतलब कि बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हमारा काम कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो इस बार कंपनी में, इस साल कंपनी ने 5 लाख गाड़ी बनाई है, 5,000 गाड़ी बनाई है, 10,000 गाड़ी बनाई है, उसने लिख के दे दिया कि भाई हमारी इस साल 1 लाख गाड़ी बनी है, ठीक है। उसने कुछ भी नहीं लिखा इसके अलावा, बस ये लिख के दे दिया कि 1 लाख गाड़ी बनी है। वहीं एनालिटिकल रिपोर्ट क्या होती है, इसमें ये बताएगा कि भाई 1 लाख गाड़ी बनी थी, और बन सकती थी, ये कारण थे, और बनाई जा सकती हैं, ये सब चेंज करोगे तो और गाड़ियां भी बन सकती हैं। ये एनालिटिकल रिपोर्ट हो गई। इन्फॉर्मेशन में बस इन्फॉर्मेशन लिख के दे दी, कुछ भी सजेशन नहीं, कुछ भी वो नहीं देना, रिकमेंडेशन नहीं देना, बस सीधा रिपोर्ट लिख के दे दी कि भाई ये काम हुआ है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अथॉरिटी हो गया, एक हो गया स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ठीक है। एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। सो एक तो लॉ के द्वारा कंपलसरी लीगल होती है, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये सब एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। लॉ कहता है कंपनी को कि भाई आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट ये सब बना के देनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है, ठीक है। ये होती है। एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, ये इंटरनल कमेटी रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो लीगली कंपलसरी नहीं होती, बस कंपनी अपने लिए बनाती है इंटरनल कम्युनिकेट करने के लिए, कमेटी रिपोर्ट जो होती हैं, ये सारी होती हैं, ठीक है। सो अब आगे करते हैं। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट है रिपोर्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। जो रिपोर्ट का बेसिक फॉर्मेट ये होता है, फॉर्मेट और प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। फॉर्मेट में क्या लिखा जाएगा, एक तो टाइटल पेज होगा, एक टेबल ऑफ कंटेंट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी ऑफ रिपोर्ट होगा, फिर उसमें कंक्लूजन होगा, फिर आखिरी में क्या होगा, रिकमेंडेशन की भाई आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए इस कंपनी का, ये सब। फिर होता है अपेंडिसेस, मतलब चार्ट्स, टेबल और क्वेश्चनरीज होता है। एक होता है बिब्लियोग्राफी की आपने कहाँ कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली है। सो ये होता है फॉर्मेट रिपोर्ट इन बिजनेस, बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ये रिपोर्ट लिखने का ये बेसिक फॉर्मेट होता है, आप इसको याद कर सकते हो। और प्रोसेस भी आता है, वो करते हैं आगे। और ये पूरा फॉर्मेट लाइन वाइज याद करना, एक के बाद एक ऐसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। सो प्रोसेस क्या होता है, कुछ सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं, जैसे कि डिटरमाइनिंग द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, कि भाई आप रिपोर्ट लिख क्यों रहे हो, ठीक है। आप रिपोर्ट बना क्यों रहे हो, जैसे कि एग्जांपल टू एनालाइज सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। सो ये पर्पस हो गया। सो पहला प्रोसेस क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग का, पहले आपको ये पता करना होता है कि पर्पस, आप रिपोर्ट करना, रिपोर्ट बनाना क्यों चाहते हो, ठीक है। दूसरा होता है डिफाइनिंग द टर्म ऑफ रेफरेंस, फिक्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट, डिसाइड लिमिटेशन, टाइम पीरियड एंड कवरेज। मतलब कि कितनी लिमिटेशन होगी, कितने टाइम में आप कंप्लीट करोगे, क्या क्या चीज़ें कवर करोगे इसके अंदर, सारी चीज़ें आप इसमें डिसाइड करते हो, ठीक है, डिफाइन करते हो। थर्ड आता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। फिर आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, किसके थ्रू, कंपनी का रिकॉर्ड, वेबसाइट, इंटरव्यू, सर्वे, इन सब से क्या करते हो आप, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो। जैसे कि आपको सेल्स की रिपोर्ट करनी, तो इन कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी सेल्स हुई हैं, सारा डेटा कलेक्ट कर लोगे आप सेल्स रिपोर्ट लिखने के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफाइड डेटा। सारे के सारे जो सेल्स रिपोर्ट है, भाई इस इलाके की इतनी सेल्स हुई है, इसकी इतनी हुई है, इस सिटी में इतनी हुई है, इस सबको आप क्या कर दोगे, ऑर्गेनाइज कर लोगे, क्लासीफाई कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे,
एनालाइजिंग डेटा, ठीक है। सो आप एनालाइज करोगे डेटा को, जैसे कि जो भी आपने देखा कि भाई इस सिटी में ज़्यादा सेल्स हुई हैं तो इस सिटी में ज़्यादा क्यों हुई हैं, इस सिटी में कम हुई हैं तो इस सिटी में कम सेल्स क्यों हुई हैं, ये सब आप एनालाइज कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सिक्स्थ स्टेप, प्रिपेयरिंग द आउटलाइन। आप आउटलाइन बनाओगे, प्लान बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, डिसाइड मेन हेडिंग्स की हेडिंग्स क्या होगी, सब हेडिंग्स क्या होगी, ठीक है। ये सब आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे। अब इनको प्रिपेयर करोगे कि आपकी आउटलाइंस क्या होंगी, आपकी हेडिंग्स क्या होंगी, ठीक है। अब करते हैं आगे। राइटिंग द ड्राफ्ट रिपोर्ट, राइट इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, वो ये आप रिपोर्ट लिखोगे, ड्राफ्ट लिखोगे कि इंट्रोडक्शन दोगे, बॉडी बॉडी कंटेंट ये सब लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। फिर उसके बाद आप आखिरी में एडिटिंग एंड रिवाइजिंग, चेक ग्रामर स्पेलिंग, जो भी कुछ गलती है उन सबको देखोगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन है फालतू की उस सबको हटा दोगे रिपोर्ट के टाइम पे। उसके बाद क्या करोगे आप, फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट, प्रिपेयर द फाइनल रिपोर्ट, फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन। फिर आप रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दोगे, पूरी रिपोर्ट को प्रॉपर फॉर्मेट में और प्रेजेंटेशन में आप सेट कर दोगे। ये होता है रिपोर्ट राइटिंग का ओवरऑल प्रोसेस, इसको अच्छे से कर लेना। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय।